काश तुम बेवफा न होते। एपिसोड 25। दोस्तों, इस कहानी को पूरी गहराई से समझने के लिए कहानी के पिछले एपिसोड जरूर देखिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप वहां से भी जाकर इस कहानी की पूरी सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं। कानून उसे बेवफा तो कह चुका है, अब उसे कातिल भी कहेगा। नताशा की आवाज में एक सिहरन पैदा करने वाली क्रूरता थी। मैं चाहती हूँ कि वो पूरी जिंदगी जेल की काली कोठरियों में सड़े, जब वो अपनी बेगुनाही की भीख मांगेगा और कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। मल्लिका ने कहा, तब तब जाकर मेरी आत्मा को वो शांति मिलेगी जिसकी मैं हकदार हूँ। राजवर्धन, तूने मेरी मोहब्बत को ठुकराया था, अब मेरी नफरत झेलने के लिए तैयार हो जाओ। मल्लिका ने नताशा का हाथ पकड़ा। मुझे बस उसका अंत देखना है नताशा, चाहे इसके लिए मुझे खुद नर्क में क्यों न जाना पड़े। बाहर रात गहरा रही थी और अदालत से मिली उस आजादी की खबर ने इन दो नागिनों के बिल में जहर की मात्रा और बढ़ा दी थी। उन्हें लग रहा था कि वे जीत रही हैं, पर वे राजवर्धन के उस जुनून को भूल रही थीं जो अपनी बर्बादी के बाद और भी भयानक हो जाता है। होली की वह सुबह शहर के लिए उल्लास लेकर आई थी, लेकिन धारा की गली में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। हवा में गुलाल की हल्की महक थी, पर राजवर्धन की रूह में केवल बारूद की गंध और बेचैनी भरी थी। अदालत से मिले तलाकशुदा के तमगे ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था, लेकिन उसकी सुरक्षा वाली इंद्रियां अब सामान्य से 10 गुना ज्यादा सक्रिय थीं। सुबह के 10 बज रहे थे। राज अपनी बालकनी में खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं। उसने रात भर पलक नहीं झपकाई थी। नीचे गली में हलचल शुरू हो चुकी थी। होली के लिए मैदान में लोग जमा हो रहे थे। राज ने दूरबीन उठाई और बारीकी से एक एक चेहरे को स्कैन करना शुरू किया। तभी उसकी नजर एक लंबे कद के लड़के पर पड़ी, जिसने सफेद कुर्ता पहना था और चेहरे पर इतना गहरा हरा रंग लगा रखा था कि उसकी पहचान करना नामुमकिन था। राज के माथे पर पसीना चमक उठा। मुखर्जी, उसने दबी आवाज में वायरलेस पर कहा। जी साहब। मुखर्जी की आवाज कान के पास गूंजी। नुक्कड़ पर जो टोली खड़ी है, उसमें हरे रंग वाले लड़के पर नजर रखो। उसकी चाल, वो किसी लोकल लड़के जैसी नहीं है। वो अपने दाहिने पैर को थोड़ा खींचकर चल रहा है, जैसे वहां कोई भारी चीज छिपी हो। साहब, शायद ढोल होगा या रंगों की बाल्टी। मुखर्जी ने अंदाजा लगाया। नहीं मुखर्जी, ढोल का वजन कंधे पर होता है, जांघ पर नहीं। वो हथियार है। अपनी टीम को पोजीशन लेने को कहो, पर कोई शोर नहीं। धारा को भनक नहीं लगनी चाहिए। राज ने आदेश दिया और अंदर कमरे की ओर बढ़ा। कमरे के भीतर धारा तैयार हो रही थी। उसने केसरिया रंग का सूट पहना था और बालों को सादगी से बांध रखा था। उसे देखकर राज का दिल एक पल के लिए धड़क ना भूल गया। आज वह आजाद थी, पर राज के लिए वह पहले से कहीं ज्यादा कीमती हो गई थी। धारा, आज तुम बाहर नहीं जाओगी, राज ने सीधे लहजे में कहा। धारा ने आईने में राज का अक्स देखा और एक ठंडी मुस्कान दी। मिस्टर राजवर्धन, अदालत का फैसला शायद आप कल रात ही भूल गए। आप अब मेरे पति नहीं हैं कि मुझे आदेश दें। आज होली है, मोहल्ले के लोग आएंगे और मैं उनका स्वागत करूंगी। यह जिद का वक्त नहीं है धारा, बाहर खतरा है। मुझे कुछ चेहरे ठीक नहीं लग रहे। राज उसके करीब आया। आपको तो हर चेहरा दुश्मन लगता है राज। आपकी बेवफाई ने आपको इतना शक्की बना दिया है कि आपको रंगों में भी खून दिख रहा है। कृपया मेरे निजी जीवन में दखल देना बंद कीजिए। धारा ने अपना दुपट्टा संभाला और नीचे उतरने लगी। तभी बाहर ढोल नगाड़ों का शोर तेज हो गया। होली है, दीदी बाहर आइए। लड़कों और लड़कियों का शोर धारा के घर के ठीक नीचे था। नताशा और मल्लिका ने अपना जाल बिछा दिया था। उस हरे रंग वाले लड़के के कुर्ते के भीतर एक साइलेंसर लगी पिस्तौल छिपी थी। मल्लिका ने उसे साफ निर्देश दिए थे, जैसे ही धारा गुलाल लगाने के लिए झुके, सीधे दिल पर निशाना साधना। राजवर्धन अपनी रिवॉल्वर चेक करके पीछे के दरवाजे से नीचे उतरा। उसे पता था कि अगर वह सामने से जाएगा तो धारा उसे भगा देगी। वह झाड़ियों के पीछे छिप गया। गौतम भी अपनी कार से वहां पहुंच चुका था। उसके हाथ में गुलाल का पैकेट था और चेहरे पर एक मुस्कान। धारा, हैप्पी होली, उसने गेट के बाहर से पुकारा। धारा मुस्कुराई और गेट खोलने के लिए आगे बढ़ी। राज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि वह हरा रंग वाला लड़का धीरे धीरे अपनी जेब में हाथ डाल रहा है। गौतम, रुकिए, मैं आ रही हूँ। धारा ने गेट खोला। भीड़ ने शोर मचाया और गुलाल उड़ाया। हवा में लाल, पीला और हरा गुलाल ऐसा फैला कि 2 हाथ दूर का इंसान दिखना बंद हो गया। इसी धुंध का फायदा उठाकर उस शार्प शूटर ने अपनी पिस्तौल निकाली। राज की नजरें उस चमकती हुई नाल पर पड़ी। धारा, नीचे झुको, राज चिल्लाया, पर ढोल की आवाज में उसकी पुकार दब गई। निशानेबाज ने ट्रिगर दबाया। बंदूक की एक मध्यम आवाज हुई।
ठीक उसी पल राजवर्धन ने एक चीते की तरह छलांग लगाई। वह धारा और उस गोली के बीच में आ गया। गोली चली, पर वह धारा को नहीं, बल्कि राजवर्धन के कंधे को चीरती हुई निकल गई। धारा सन्न रह गई। उसे लगा कि राज उसे धक्का दे रहा है, पर जब उसने राज के सफेद कुर्ते पर लाल गुलाल के साथ साथ गहरा लाल खून फैलते देखा, तो उसकी चीख निकल गई। राज! गोली चलते ही मुखर्जी के आदमी हरकत में आ गए। शार्प शूटर ने भागने की कोशिश की, पर मुखर्जी ने उसे दबोच लिया। भीड़ में भगदड़ मच गई। गौतम बदहवास होकर धारा की ओर भागा। राज जमीन पर गिर चुका था, पर उसकी आंखें अभी भी धारा को ढूंढ रही थीं। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, तुम ठीक हो ना? बस यही चाहिए था। धारा ने राज का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसके हाथ राज के खून से सन गए थे। राज, आपने ये क्यों किया? क्यों? राज ने एक कमजोर मुस्कान दी। वफा नहीं कर पाया धारा, तो क्या हुआ? अपनी बेवफाई का प्रायश्चित तो कर सकता हूँ ना? दूर खड़े नताशा के एक आदमी ने यह सब देख लिया और तुरंत फोन लगाया। मैडम, प्लान फेल हो गया। राजवर्धन ने खुद पर गोली खा ली है। उधर पेंट हाउस में मल्लिका ने गुस्से में गिलास पटक दिया। राजवर्धन, तू मरकर भी उसे बचा गया। गली का माहौल एक पल में उत्सव से रणभूमि में बदल गया। गुलाल की लाल धुंध के बीच राजवर्धन के सफेद कुर्ते पर फैलता असली खून देखकर हर कोई सन्न रह गया था। लेकिन राज के आदमी, मुखर्जी और उसकी टीम, जो बरसों से राजवर्धन की परछाई बनकर रहे थे, वे एक सेकंड की भी देरी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जैसे ही गोली की मध्यम आवाज हुई और राजवर्धन जमीन पर गिरा, वह हरे रंग वाला हमलावर भीड़ का फायदा उठाकर पीछे की गली की तरफ भागा। लेकिन वह भूल गया था कि वह राजवर्धन के शिकारियों के इलाके में है। घेरो उसे! मुखर्जी की दहाड़ गूंजी। हमलावर ने अपनी रिवॉल्वर दोबारा ताननी चाही, पर मुखर्जी ने दौड़कर एक जोरदार फ्लाइंग किक उसकी कलाई पर मारी। पिस्तौल उछलकर दूर जा गिरी। हमलावर ने उठने की कोशिश की, पर राज के 3 और गार्ड्स ने उसे दबोच लिया। मुखर्जी ने उसकी गर्दन दबोचकर उसे दीवार से दे मारा। किसने भेजा है तुझे? बोल! हमलावर चुप रहा। उसकी आंखों में खौफ था। मुखर्जी ने उसके चेहरे पर लगा वो गहरा हरा रंग अपने रुमाल से रगड़कर साफ किया। रंग उतरते ही एक जाना पहचाना चेहरा सामने आया। यह मल्लिका का सबसे भरोसेमंद गुर्गा, रॉकी था। तू? मुखर्जी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। इधर गेट के पास धारा राजवर्धन का सिर अपनी गोद में लिए पत्थर बनी बैठी थी। राज की सांसें उखड़ रही थीं। गोली कंधे के ऊपरी हिस्से को चीरती हुई पीठ से निकल गई थी, जिससे खून का फव्वारा रुक नहीं रहा था। राज, आंखें खोलिए! राज! धारा की आवाज अब एक चीख में बदल गई थी। गौतम भी बगल में घुटनों के बल बैठ गया। उसने धारा का दुपट्टा निकाला और राज के घाव पर कसकर पट्टी बांधने की कोशिश की। धारा, हिम्मत मत हारो। मुखर्जी, एम्बुलेंस कहाँ है? राज ने अपनी धुंधली होती आंखों से धारा को देखा। उसके हाथ कांपते हुए धारा के गाल तक पहुंचे। धारा, मैंने वादा किया था, साया बनकर रक्षा करूंगा। आज वफा की है ना मैंने? धारा के आंसू राज के चेहरे पर गिरे। चुप रहिए राज, कुछ मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा। राज ने एक बार गौतम की ओर देखा और फिर धारा का हाथ थाम लिया। गौतम, इसे संभालना। और इतना कहते ही राज की आंखें मूंद गईं और उसका हाथ ढीला पड़कर जमीन पर गिर गया। मुखर्जी ने उस हमलावर यानी रॉकी को घसीटते हुए कार तक पहुंचाया। उसने रॉकी के जबड़े पर एक ऐसा घूंसा मारा कि उसके 2 दांत टूट गए। अगर साहब को कुछ हुआ तो तुझे मैं टुकड़ों में काटकर मल्लिका के पेंट हाउस भेज दूंगा। बोल, मल्लिका कहाँ छिपी है और नताशा का इसमें क्या रोल है? रॉकी दर्द से कराह उठा। मल्लिका नताशा के साथ है, शहर के बाहर स्काईव्यू पेंट हाउस में। नताशा ने ही उसे आजाद कराया है। वो आज ही शहर छोड़ने वाली है। मुखर्जी ने तुरंत अपने वायरलेस पर मैसेज भेजा। टीम बी, स्काईव्यू पेंट हाउस पहुंचो। नताशा और मल्लिका किसी भी कीमत पर भागनी नहीं चाहिए। और टीम ए, साहब को सिटी हॉस्पिटल लेकर चलो, रास्ता खाली कराओ। एम्बुलेंस के सायरन की आवाज ने पूरी गली को हिला दिया। राज को स्ट्रेचर पर लिटाया गया। धारा उसके साथ एम्बुलेंस के भीतर बैठ गई। उसके सफेद सूट पर अब राजवर्धन का खून एक ऐसी दास्तां लिख रहा था जिसे मिटाना नामुमकिन था। गौतम अपनी कार में उनके पीछे था। उसे धारा की वो बातें याद आ रही थीं। बेवफाई एक चुनाव है। आज राज ने अपनी जान देने का चुनाव किया था। क्या एक जान की कीमत उस बेवफाई से बड़ी हो सकती थी? यह सवाल गौतम के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। अस्पताल पहुंचते ही राज को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। धारा की आंखों में अब आंसू नहीं, एक आग थी। उसे समझ आ गया था कि राजवर्धन जिसे खतरा कह रहा था वह कोई वहम नहीं, बल्कि एक हकीकत थी जो उसे लीलने के लिए तैयार खड़ी थी। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर की लाइट लाल जल रही थी।
जो अंदर चल रहे जीवन और मृत्यु के संघर्ष का प्रतीक थी। गलियारे में भारी सन्नाटा था, जिसे केवल धारा की सिसकियों और मुखर्जी के वायरलेस की घरघराहट तोड़ रही थी। लेकिन शहर के दूसरी तरफ स्काईव्यू पेंट हाउस में एक अलग ही हलचल मची थी। नताशा अपना सूटकेस पैक कर रही थी। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था। मल्लिका, जल्दी करो, रॉकी का फोन नहीं लग रहा। मुझे डर लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो गई हो। मल्लिका ने खिड़की से बाहर झांका। उसकी आंखों में पहली बार खौफ की लकीर उभरी। नीचे पुलिस की 3 गाड़ियां और राजवर्धन की ब्लैक कमांडो टीम की एसयूवी तेजी से अंदर दाखिल हो रही थीं। देर हो चुकी है नताशा, मल्लिका ने ठंडी आवाज में कहा। तभी पेंट हाउस का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ टूटा। मुखर्जी हाथ में अपनी सर्विस रिवॉल्वर लिए अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे पुलिस इंस्पेक्टर और हथकड़ियों की खनखनाहट थी। भागने का रास्ता बंद है, मिसेज नताशा। मुखर्जी की आवाज पत्थर की तरह सख्त थी। आपका रॉकी अब हमारे मेहमान खाने में है और उसने आपकी सारी कुंडली खोल दी है। नताशा पीली पड़ गई। ये क्या बदतमीजी है? मैं गौतम की पत्नी हूँ। थी मैडम, अब आप सिर्फ एक मुजरिम हैं जिसने एक हत्या की साजिश रची। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर नताशा की कलाई पर हथकड़ी ठोक दी। मल्लिका ने विरोध करने की कोशिश की, पर मुखर्जी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे उसकी औकात याद दिला दी। मल्लिका, इस बार सलाखें इतनी मजबूत होंगी कि तुम्हारी जमानत का कोई रास्ता नहीं बचेगा। उधर अस्पताल में 4 घंटे का लंबा इंतजार खत्म हुआ। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और सर्जन बाहर आए। उनके चेहरे पर थकान थी, पर एक संतोषजनक चमक भी। धारा और गौतम तुरंत उनकी ओर लपके। डॉक्टर, राज कैसे हैं? धारा की आवाज कांप रही थी। डॉक्टर ने मास्क हटाया और लंबी सांस ली। ऑपरेशन सफल रहा। गोली कंधे की हड्डी को छूकर निकल गई थी, जिससे अंदरूनी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई थी। अगर 10 मिनट की भी देरी होती तो उन्हें बचाना नामुमकिन था। मिस्टर राजवर्धन अब खतरे से बाहर हैं। धारा वहीं फर्श पर बैठ गई। उसकी आंखों से जो आंसू निकले, उनमें आज सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। राज की छोटी बहन संध्या, जिसकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, राज की मां संध्या को लेकर कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई थी। राज की मां और उसकी बहन संध्या, जो राज की बेवफाई के कारण उससे बेहद नाराज थीं, हमले की खबर सुनते ही सब कुछ भुलाकर अस्पताल दौड़ आई थीं। राज की मां का मन इस समय 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक औरत के तौर पर वह जानती थी कि जो राज ने किया, उसके लिए उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। एक रंगे हाथ पकड़े गए बेवफा पति की कोई दलील नहीं होती। लेकिन एक मां होने के नाते उनका दिल अपने घायल बेटे को देख पसीज गया था। उन्होंने अस्पताल की सारी बागडोर धारा के हाथ में सौंप दी थी। उन्हें उम्मीद थी कि शायद इस हादसे के बहाने धारा फिर से उनके घर को वैसे ही संभाल लेगी जैसे वह पहले संभाला करती थी। धारा खुद बीमार थी, उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन उसने राज की सेवा में रत्ती भर भी लापरवाही नहीं बरती। वह रात रात भर जागकर राज की देखभाल करती, उसकी दवाइयों का ध्यान रखती। राज को लगने लगा था कि उसकी ये निस्वार्थ सेवा इस बात का संकेत है कि धारा ने उसे माफ कर दिया है और वह उसके पास लौट आएगी। इधर गौतम इस सबसे खुश नहीं था। उसने अनाया से वादा किया था कि वह धारा को उसकी मां बनाकर घर लाएगा, लेकिन धारा का राज के प्रति यह समर्पण उसे असुरक्षित महसूस करा रहा था। उसे डर था कि कहीं राज की यह कुर्बानी धारा के पुराने जख्मों पर पर्दा न डाल दे। डिस्चार्ज की सुबह आई। राज ने बड़ी चालाकी से अपनी मां और संध्या को रात में ही घर भेज दिया था। उसने मां से कह दिया था कि वह सुबह अस्पताल न आए। उसका इरादा साफ था, जब अस्पताल में उसे ले जाने वाला कोई नहीं होगा तो धारा उसे छोड़ नहीं पाएगी और उसे अपने साथ अपने घर ले जाएगी। जब धारा डिस्चार्ज पेपर्स तैयार करवाकर कमरे में आई तो राज बिस्तर पर बैठा हुआ था, घर जाने वाले कपड़ों में तैयार, आंखों में जीत की चमक लिए। सामान पैक करने के बाद धारा राज के पास आकर बैठी। दोनों की नजरें मिलीं। राज ने धीरे से अपना हाथ धारा के हाथ पर रखा। उसे लगा जैसे उसे खोई हुई दुनिया मिल गई है। उसने खुशी में अपना दूसरा हाथ भी धारा के हाथ पर रख दिया। राज, आप अब ठीक हो रहे हैं, धारा ने बड़ी कोमलता से कहा, लेकिन अभी भी आपको आराम की जरूरत है। डॉक्टर ने कहा है कि टांके 3-4 दिन बाद खुलेंगे। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। राज मुस्कुराया। उसे लगा उसकी मंजिल करीब है। मैं ध्यान रखूंगा। आखिर तुम हो ना मेरा ध्यान रखने के लिए। अब मुझे अपनी चिंता नहीं। तभी धारा ने धीरे से अपना हाथ राज की मुट्ठी से खींच लिया। उसकी आंखों में अब वह कोमलता नहीं, बल्कि एक अटल फैसला था। राज, मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। आप डिस्चार्ज होकर अपने घर जा रहे हैं और मैं अपने घर। मैंने माँ जी और संध्या को दवाइयों के बारे में सब समझा दिया है। राज का चेहरा सफेद पड़ गया। धारा,
मुझे अपने साथ ले चलो, अपने घर। धारा ने दृढ़ता से सिर हिलाया। नहीं राज, उस घर में आपका रहना अब ठीक नहीं। हम कानूनी तौर पर अलग हो चुके हैं। मेरी और आपकी राहें अब अलग हैं। राज ने फिर से धारा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसे अपनी मुट्ठी में कस लिया। धारा, तुमने इतनी सेवा की मेरी, क्या इन सब के बदले मुझे अपना साथ नहीं दे सकती? क्या यह सब सिर्फ एक औपचारिकता थी? धारा की आंखों में एक दर्द उभरा। मैंने जो किया वह मेरा कर्तव्य था, क्योंकि आपकी जान मेरी वजह से खतरे में पड़ी थी। पर कर्तव्य और अधिकार में फर्क होता है राज। मेरा कर्तव्य पूरा हुआ, पर आपका अधिकार उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन आपने बेवफाई की थी। धारा ने खुद राज को ड्राइवर के साथ उसकी हवेली के लिए रवाना किया और खुद एक ऑटो लेकर अपने छोटे से घर की ओर निकल गई। राज हवेली पहुंच तो गया, लेकिन उसका मन धारा के घर की चौखट पर ही पड़ा था। उसने हार नहीं मानी थी। राज ने धारा के घर में मौजूद उन नौकरों को, जिन्हें उसने खुद काम पर लगवाया था, अपनी जासूसी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वे नौकर अब राज के कान और आंख बन चुके थे। धारा घर पर क्या कर रही है, किससे मिल रही है, गौतम कब आता है और कब जाता है, धारा की पल पल की खबर अब राज के पास पहुंच रही थी। हवेली के बंद कमरे में बैठा राज अपने जख्मों से ज्यादा उस जलन से तड़प रहा था जो उसे धारा की आजादी देखकर हो रही थी। घर के पुराने नौकर, जो अब राज के जासूस बन चुके थे, उसे पल पल की अपडेट दे रहे थे। तभी राज के फोन पर एक मैसेज आया। साहब, गौतम साहब घर के अंदर गए हैं। उनके हाथ में अंगूठी का डिब्बा है। राज का खून खौल उठा। उसने गुस्से में अपने हाथ की पट्टी नोच डाली। उधर धारा के छोटे से घर में सन्नाटा था, जिसे गौतम की आहट ने तोड़ दिया। धारा रसोई में चाय बना रही थी जब उसने देखा कि गौतम लिविंग रूम में खड़ा है। आज उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसे लगा कि राज के हवेली चले जाने के बाद धारा अब अकेली और कमजोर महसूस कर रही होगी। यही वह परफेक्ट मौका था जिसका वह इंतजार कर रहा था। गौतम, आप इस वक्त? धारा ने चाय का कप मेज पर रखते हुए पूछा। गौतम धीरे धीरे उसके करीब आया। उसने बिना किसी भूमिका के अपनी जेब से एक मखमली डिब्बा निकाला और उसे खोल दिया। अंदर हीरे की एक बेहद खूबसूरत अंगूठी चमक रही थी। धारा, मैंने बहुत इंतजार किया है। गौतम की आवाज भावुक थी। अस्पताल में मैंने देखा कि तुमने राज की कितनी सेवा की। तुम्हारा दिल सोने का है, पर राज उस सोने की कदर करना कभी नहीं सीख पाएगा। वह तुम्हें सिर्फ दर्द देगा। गौतम ने धारा का हाथ पकड़ने की कोशिश की और धीरे से घुटनों के बल नीचे बैठ गया। गौतम, जो अब तक धारा का सबसे बड़ा संबल बना हुआ था, आज एक नई उम्मीद लेकर आया था। अनाया तुम्हें अपनी माँ मानती है और मैं जानता हूँ कि तुम एक बेहतरीन माँ बनोगी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। धारा, जो गौतम के मन की बात पहले से जानती थी और इसी कारण हमेशा एक मर्यादा वाली दूरी बनाए रखती थी, 2 कदम पीछे हट गई। गौतम ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर अभी जवाब नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ यह जल्दबाजी है, तुम्हारी लाइफ में बहुत उथल पुथल रही है, पर तुम एक बार अनाया के बारे में जरूर सोचना। धारा ने अपनी नजरें गौतम से मिलाईं। गौतम, आप मेरे सीनियर रहे हैं, मेरे बॉस हैं और मैं इन दोनों ही रिश्तों में आपकी बेहद इज्जत करती हूँ। आप एक बेहतरीन दोस्त साबित हुए, मगर शादी, यह मुमकिन नहीं है। धारा, तुम राज की यादों में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो, गौतम ने समझाने की कोशिश की। नहीं गौतम, धारा की आवाज में एक अद्भुत शांति थी। अब मैं न तो राज के लिए और न ही किसी और के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हूँ। अब मैं सिर्फ अपने लिए जीना चाहती हूँ, गौतम ने आश्वस्त करते हुए कहा। मेरे साथ तुम पर कोई पाबंदी नहीं होगी। तुम नौकरी करो, बिजनेस करो, जो जी में आए करो, मैं कभी तुम्हें नहीं रोकूंगा। धारा ने एक फीकी मुस्कान दी। शुक्रिया गौतम, आपने इतना सोचा, मगर अनाया को माँ का प्यार देने के लिए मुझे आपके नाम का सिंदूर लगाने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा अनाया के लिए मौजूद रहूंगी, पर आपकी पत्नी बनकर नहीं। गौतम ने हार नहीं मानी। धारा, जिंदगी बहुत लंबी है, अकेले कब तक रहोगी? धारा अब गौतम के बराबर घुटनों पर बैठ गई। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। गौतम, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो माँ का प्यार पाना चाहते हैं, पर उनके पास माँ नहीं है। मैं एक ऐसी अभागी औरत रही जिसने अपनी कोख में पल रहे बच्चे को खो दिया। राज के साथ तलाक के पेपर पर साइन करते वक्त ही मैंने यह सोच लिया था कि मैं एक बच्चा गोद लूंगी, एक नन्ही सी जान जो मेरे जरिए इस दुनिया में नहीं आई, पर मेरी ममता उसे इस दुनिया को जीने के लायक बनाएगी। गौतम सन्न रह गया। धारा, क्यों? जब मैं तुम्हें इससे बेहतर लाइफ दे सकता हूँ।
बेहतर या बदतर कुछ नहीं होता गौतम, अब सिर्फ जिंदगी है और मुझे इसे अपनी शर्तों पर जीना है। आई एम सॉरी, मैं किसी की पत्नी नहीं बनना चाहती। धारा उठकर खड़ी हुई और खिड़की की ओर चली गई। गौतम नाउम्मीद कदमों से घर से बाहर निकल गया। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी हर बात, हर शब्द कुछ दूरी पर खड़ा राजवर्धन अपने फोन पर सुन रहा था। नौकर ने फोन का कॉल ऑन करके वहीं छुपा दिया था। राज को जहां इस बात से सुकून मिला कि धारा ने गौतम का प्रस्ताव ठुकरा दिया, वहीं धारा की यह बात कि वह अब कभी किसी की पत्नी नहीं बनेगी, उसे भीतर तक विचलित कर गई। राज समझ चुका था कि वह धारा का पति बनकर अब कभी उसके जीवन में नहीं लौट पाएगा। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। वह उम्मीद में जीने वाला राज अब एक कड़वी हकीकत का सामना कर रहा था। समय बीतता गया, राज के घाव भर रहे थे और वह फिर से ऑफिस जाने लगा था। धारा कभी कभी औपचारिकता के नाते उसका हालचाल पूछ लेती थी। राज के लिए यही बहुत था। उसे लगा कि पति न सही, कम से कम वह धारा का दोस्त तो बन ही गया है। धारा ने गौतम के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट अगले 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया, पर एक शर्त पर कि गौतम एक बॉस और दोस्त की सीमा कभी पार नहीं करेगा। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए देखना ना भूलें काश तुम बेवफा न होते का अगला भाग। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर कहानी दिल को छू रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एपिसोड 26 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।